107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम विदुषी में आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मंजू मलखानी, जो कि कथक नृत्यांगना हैं और बहुत लंबे अरसे से वो इस कला से जुड़ी हैं। कला हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आप कला से जुड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंजू मलखानी जी की ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आई ये नृत्य। तो आप कथक से जुड़ी हैं, आपने कथक ही क्यों चुना? ये थोड़ा एक लंबा सा सवाल आपने कर दिया, क्योंकि जी। मैं बेसिकली उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ, जी। जहाँ पे दूर दूर तक ऐसा म्यूज़िक और इवन डांस का, वोकल तो फिर भी आप कह सकते हैं, लेकिन डांस का ऐसा स्कोप वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनका ये होता है कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं। तो जब हम बोलते थे तो होता ये क्या होता है। अच्छा। हाँ। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा। मम्मी तो तैयार थी, उन्होंने पापा को ना, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रगल रहा मुझे, अपने पापा को मनाना पड़ा सबको कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और मेरे लिए भी एक चुनौती रही कि अब इसमें कुछ करके ही दिखाना है, क्योंकि पेरेंट्स को लगे, क्योंकि वो उनके लिए, जैसे भाई मेरा साइंटिस्ट रहा ये सब, तो उनको लगा कि कुछ होना चाहिए। तो जब उनको पता चला कि मैं भातखंडे से मैंने स्टडी की और वहीं मैं टीचर मतलब अभी सिखा रही हूँ, वहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे पेरेंट्स के लिए रहा कि अब कुछ किया। जैसे PhD में एनरोल हो गया तो उन्हें लगा हाँ अब तो उस जर्नी, उसके बीच में जितनी जर्नी रही वो बड़ी डिफ़िकल्ट रही, उसमें बहुत स्ट्रगल रहा। उसमें काफ़ी पेरेंट्स को ये झूठ बोलना पड़ा, उनका था कि अगर नहीं हमें नौकरी मिल गई है, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप खर्चा नहीं दीजिए, तो जिससे वो सेटिस्फाइड रहे और वो हमें अपना काम करने दे। तो ये सब चीज़ें रही। फिर बाद में जब सब चीज़ें सही हो गई तो उन्हें बताया गया कि हमने ये सब चीज़ें की, आपको झूठ बोला, क्योंकि उनका कहना था कि आप वापस आ जाओ। आपने MA कर लिया तो आपका मतलब जैसे कि होता है कि यूनिवर्सिटी मतलब आपको प्लेटफॉर्म देती है, तो आपके यहाँ अब क्या, तो प्लेसमेंट नहीं देगी आपको। तो पापा से बोला कि पापा ये अभी ऐसी विद्या है, इसमें अभी और सीखना बाकी है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, अभी MA किया लेकिन अभी तो गुरु के पास जाके सीखना बाकी है। तो उनका कहना था नहीं छोड़ो, अब वापस आओ। अपनी पहली परफॉर्मेंस और अपने गुरु के बारे में बताइए। मेरी पहली परफॉर्मेंस, वैसे तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा मतलब डांस वांस में एक्टिव रहती थी, स्कूल में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। और स्कूल में भी एक टीचर्स की नज़र में कि हाँ अगर कोई डांस करवाना है तो हाँ नाम एक रहता था जो हमेशा से था। लेकिन एक सही तरीके से जो गाइडेंस मुझे मिली है, जो मैं कहूँगी कि मेरे गुरु सुरेंद्र सैकिया जी से। अच्छा। तो उनके साथ जो परफॉर्मेंस मेरी हुई थी सबसे पहले जो मुझे हुई थी, वो भोपाल दूरदर्शन हम लोग का रिकॉर्डिंग था। अच्छा। तो वो मेरे लिए यादगार रहेगा कि पहली बार मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके साथ मिली और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा भोपाल दूरदर्शन का। और पहले ही बार में ही मुझे भोपाल जाने का मौका मिला। क्या बात है। उनके साथ, उसके अलावा तो पहले से ही मतलब एक्टिव थे, प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन जो मेरे लिए जो एक सही था कि हाँ अब मुझे सही तरीके से सही मायने में कथक को जानने को मिल रहा है और मैं सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे एक अच्छा गुरु मिला। क्या बात तो है। वो मेरे लिए थोड़ा यादगार रहा। अगर हम कथक की बात करें तो भाव भंगिमाएँ, आपके हैंड मूव्स, आपके लेग मूव्स, सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जी। एक बच्चे के लिए ये सीखना थोड़ा आसान हो जाता है कंपैरेटिव अगर एक ज़्यादा एज का इंसान ये सीखना चाहे। तो मैं उनके लिए सवाल ये पूछ रही हूँ जिनका बचपन गुजर चुका है और अब वो थोड़ी फारिग हुई हैं ज़िंदगी में और कुछ करना चाहती हैं, मेरे जैसे लोग। अगर हम ज्वाइन करना चाहें कथक, तो ये कोऑर्डिनेशन लाना मुझे लगता है खासा मुश्किल हो जाता है कि आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूव्स, आपके लेग मूव्स, इस एज में जब आपकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, तो वो लचक और वो कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाए? उसके लिए देखिए, ये तो मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट्स को सिखाया है। जो आप अपनी एज की बात अगर कर रही है तो आपकी एज ग्रुप से बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया है, इवन मैंने उन्हें स्टेज भी कराया है। तो इवन जो लोग पहले उनसे मिले थे तो वो ये भी हैरान थे कि ये कैसे आपने ऐसे करवा दिया। एक लड़का मेरी क्लास में था तो जो खूब हेल्दी, उसको घुमाना यानी उससे चक्कर लेवाना मतलब बहुत बड़ा टास्क था। उस बच्चे ने मेरे साथ एक परफॉर्मेंस दी है, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, चक्कर लिए हैं इवन 12 चक्कर 13 तो सब बिल्कुल शॉक रहे कि ये कैसे हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपका अगर एक अंदर से इच्छा शक्ति है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, हालांकि मैंने इसे बहुत लेट में ज्वाइन किया, और एक अच्छा गुरु होना और आपके प्रति उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक ईमानदारी रखना कि हाँ मुझे ये सीखना है, तो दोनों टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके अगर चलते हैं तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं रह जाती है।
बिल्कुल भी नहीं। चक्कर की आप बात करते हैं तो क्या एक्चुअली जब आप चक्कर ले रहे होते हैं, आपने तो बहुत सारे लिए हुए हैं, तो आपकी तो प्रैक्टिस हो गई है, बट जो नए आते हैं वो जब ऐसे मूव करते हैं तो वाकई चक्कर आता है? चक्कर, हाँ, हम पहली बार जब बच्चों को करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है, तो हम ये बोलते हैं कि पहली बार आप गिरेंगे, ओके बिल्कुल गिरेंगे, तो बिल्कुल ये नहीं कि छोड़ देना है। आप गिरेंगे, आपको कई बार चक्कर भी आएंगे, लेकिन पहले फोकस आपका ये रहना चाहिए कि अगर आप सामने फ्रंट में चक्कर ले रहे हैं तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आप कोशिश करिए उस पॉइंट पे वापस आए। तो वो आप उसके यूज टू कब से होना शुरू होते हैं? आई मीन कितनी प्रैक्टिस से आप उसके यूज टू हो जाते हैं? उसके यूज टू अगर बच्चा चाहे कि उसने अगर हमारे मतलब सीख लिया है, उसको तरीका पता चल गया है, तो वो अगर जितनी प्रैक्टिस करे तो वो उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग जैसे हम लेते हैं प्रवेशिका जिसको कहते हैं, जिसमें प्रवेश करता है बच्चा, तो उसको स्टार्टिंग में हम पहले फुटवर्क करवाते हैं केवल, ओके, ताकि उसको मतलब फुटवर्क करवाते हैं, फिर ताल लय धीरे धीरे उसको ताल की नॉलेज दी जाती है, फिर लय की, फिर हैंड मूवमेंट्स पे हम काम करते हैं। तो बहुत इसमें टाइम लगे कि धीरे धीरे, हम ऐसा नहीं कि तुरंत स्टार्टिंग में बच्चा सोच के आता है कि नहीं हम आते ही चक्कर ले लेंगे, तो ये नहीं होता है। ग्रेजुअली आप इस स्टेप हम पे पहले आते हैंड मूवमेंट, फिर उसके बाद हैंड मूवमेंट्स, फिर थोड़ी थोड़ी कुछ बंदिशें, छोटी छोटी टुकड़े, तिहाइयाँ ऐसे लेके शुरू करते हैं, जिससे फिर बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, उसको फिर लगता है कि हाँ अब कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और बढ़ के सीखेंगे, इस तरीके से। आप मंजू मलखानी जी बताया कि आप कथक सिखाती भी हैं, कथक गुरु भी रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास एक बच्चा आता है जिसने अभी तक कला से उसकी कोई वाकफियत नहीं रही है, और जब वो सीख लेता है तो उसकी शख्सियत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये थोड़ा सा सवाल दो तरीके का कह सकती हूँ कि एक तो बच्चा एक डिवोटी होता है, हाँ। एक होता है कि जिसको लगता है कि बस सीख के उसमें पहले से सोच के आया है कि कहीं उसको ये जॉब करनी है, वहाँ ये मांगा गया है। ओके, तो हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि उसका क्या। तो जो डिवोटी है उसको तो लगता है कि हाँ सीखना है, उसको लगता है हमेशा कमी है, वो हमेशा बताता है कि मैम ये कैसे होगा, क्या ये मैंने सही किया, या फिर हम उसको बार बार हम उसको बताते रहते हैं। और एक होता है कि बस उसको लगा रफली उसको आ गया, उसने आजकल तो मोबाइल फोन है, रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी, जो हमको बच्चों को जो है रिकॉर्डेड देना पड़ा, हमें उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराना पड़ा, तो उनके पास मैटर भी हो गया। हाँ, ऐसे ऑफलाइन में तो आप क्लास में आएंगे, जो आप सीख पाए तो सीख पाए, अगर आप नहीं आए तो फिर आप अपने क्लासमेट से सीखते, तो ये भी एक डिफरेंस रहता है। लेकिन कोविड में सबको आसानी से सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई, तो बच्चों को लगा हमारे पास मैटर है, अगर हमको कहीं पे भी जॉब के लिए इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। और जो बच्चा डिवोटी वो तो धीरे धीरे सीखता है, उसको ये लगता है, हम उसको यही कह के समझाते हैं उस बच्चे को। और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कह के कि अभी शुरुआत है ना, आपको अभी बहुत दूर जाना है। इवन देखिए बड़े बड़े जो उस्ताद है, जैसे बिरजू महाराज जी थे, जाकिर हुसैन जी हैं, सभी लोग आज भी बोलते हैं कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब उनको सीखना बाकी है तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम बच्चों को कहेंगे कि आपको तो अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए अपने आप को सिर्फ कला में रखिए, सीखने के प्रति लगाते रहिए। तो जरा सा भी जो घमंड है या जो लोगों में आ जाता है एक परफॉर्मेंस दो परफॉर्मेंस देके, वो थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा कला को थोड़ा सा डाउन कर रहा है, क्योंकि पूरी नॉलेज, ज्ञान अधूरा ज्ञान लेके आप किसी को सिखाने चले हैं तो उस ज्ञान का क्या फायदा, ना वो सामने वाला ले पाएगा और आप खुद ही उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसको अंधेरे में रख रहे हैं। तो पहले पूरा ज्ञान प्राप्त करिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी मंजू जी कि पहले के दौर में गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, गंडे बनते थे, और फिर आप जो है बहुत ही डिवोशन के साथ एक तपस्या, एक साधना की तरह इस कला को सीखते थे। आज दौर बदल चुका है, एकेडमीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, कुछ हफ्तों की, कुछ मंथ्स की, और वो श्योरिटी देती हैं कि आप कथक सीख लेंगे। किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है, काम है, होता है इसका रिजल्ट या नहीं? कुछ जैसे वर्कशॉप चलती है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो एक सही भी है, क्योंकि जिसको जिस कला के बारे में नहीं पता है और वो उसको जानना चाहता है, तो उसके लिए वो वर्कशॉप ये है कि आइए और जानिए, और अगर वाकई में आप इच्छुक हैं तो आगे जाके इसको कंटिन्यू करिए, है ना। ये वर्कशॉप इसलिए नहीं कि आपको 15 दिन में हम डांसर बना देंगे, है ना, या फिर आपको हम बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना, नहीं, ये आप आइए और उस विधा के बारे में जानिए। 15 दिन में उसके कुछ कुछ बेसिक चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे। वो इस तरीके से रखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। समय लोगों के पास कम है, सबको कई लोग जो है संगीत को थोड़ा सा रखते हैं कि अगर हम
किसी अन्य जगह, जैसे हम अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, हम ये नहीं बन पा रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो हम संगीत करेंगे, तो वो उसको लास्ट ऑप्शन की तरह देखते हैं। और जब वो वहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तब जाके आप कहीं जाके अपना एक नाम कर पाते हैं। वरना कई लोग तो ऐसे हैं कि आज तक नाम ही नहीं हो पाता, क्योंकि संगीत इतना आसान नहीं है। इसके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा होना और अपनी उनकी ईमानदारी रखना, रियाज करना, सब कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से जो आजकल वर्कशॉप्स चलती हैं या जो 1 साल या 2 साल की जो ट्रेनिंग चलता है, वो नहीं होना चाहिए। इवन इसकी प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। जैसे कोर्स, जैसे हम लोग के, जैसे ये भातखंडे है और इस भातखंडे यूनिवर्सिटी है, BHU है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, ये सब जो है आपको संगीत का पूरा ज्ञान, आपका पूरा कोर्स होता है जिससे आप पूरा सीखते हैं, डिप्लोमा, डिग्री। तो आपको उस तरीके से सीखना चाहिए, पूरा ज्ञान लेना चाहिए, जिसके लिए ऐसा भी नहीं है, सारी चीज़ें उपलब्ध भी है। आजकल दौर है सोशल मीडिया का, छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं आप, तमाम तरह के फ्यूजन्स देखते हैं, हिंदी सॉन्ग्स पे आप कथक को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कथक की शुद्धता पर असर पड़ा है या फिर और ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है? इसकी शुद्धता पे असर पड़ा है। पॉपुलर होना, देखिए, आपने एक प्रयोग करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्रयोग को उसकी ओरिजिनल रखकर ही आप प्रयोग करें तो अच्छा लगता है। ओरिजिनल चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो वो प्रयोग फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। आप आजकल रिसर्च चल रहा है, सब कुछ है, तो प्रयोग बिल्कुल होना ही चाहिए। लेकिन ये जैसे फ्यूज़न, आजकल जो रियलिटी शोज चल रहे हैं या सब कुछ है, तो ये सब क्या है, आपका क्लासिकल डांस जो आपकी संस्कृति है उसको वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से वो लुप्त होता जा रहा है, जहाँ पे कि सिर्फ वेस्टर्न जो है वो हावी हो रहा है। और अगर विनर भी आप देखते हैं, अगर कोई क्लासिकल डांस का स्टूडेंट कोई भी चला जाता है, कैंडिडेट अगर वहाँ जाता है, तो उसको 1-2 राउंड के बाद फिर बाहर कर दिया जाता है कि आप मल्टी टैलेंटेड नहीं है, आपको सारे डांस, हिप हॉप, कंटेम ये सब नहीं आते हैं। हाँ। वो आना आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए वहाँ के लिए। जबकि हम समझते हैं कि हमारी जो विधा संस्कृति जो हमारी ये है, इसमें आप किसी एक डांस फॉर्म को अच्छे से सीख लें, अब वो ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको आप तरीके से जान लें, और बाकी सीखना आसान भी हो जाता है, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन, आपको समझ आ जाती है, रिदम क्या है, ताल क्या है। जब आपको ये समझ आ जाती है तो बाकी चीजें सीखना आपके लिए आसान नहीं, आप समझ आपको हो जाती है उन चीज़ों की। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट किस में है, वो होना बहुत ज़रूरी है। मंजू, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी कि अगर कोई इंसान कथक सीखना चाहता है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर वो वक्त नहीं निकाल पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या वो खासियत है कि इंसान उससे सीख पाए या वो परफेक्शन दे पाती है? देखिए, हमने अभी इतना बुरा टाइम कोविड का देखा है, तो अब उसमें तो क्या है कि आप ना चाहते हुए भी आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस करवानी ही पड़ी। तो हालांकि उसके ज़्यादा फ़ायदे मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन है कि अगर आपने यहाँ से कुछ और बोला तो पता चला वो बच्चे तक कुछ थोड़ी देर में पहुँचा, ताल लय का कट जाती है। अगर आप पढ़ंत कुछ कर रहे हैं तो पता चला वहाँ उनको पहले हमारी ताली दिखाई दे रही है और हम खाली तक पहुँच गए हैं। तो ये सब भी चीज़ें हुई, हमने ये भी नोटिस किया। अब हम बच्चे से वहाँ से पूछ रहे हैं कि हमें ये ताल जो है पढ़ंत करके दिखाइए, इसकी गुण दिखाइए, तो पता चलता है हम देख रहे हैं तो उसका अभी वो बोल जो चल रहे हैं वो अभी ताली में चल रहे हैं और वो खाली वहां से दिखा रहा है। तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम कैसे कहें कि वो सही है गलत है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। अब जैसे यहाँ से हमने फुटवर्क करके दिखाया, वो बच्चे को कितना वहां तक समझ में आया, लेकिन ठीक है, उस समय के हिसाब से नहीं से हाँ बेहतर है, तो उस समय के हिसाब से वो ठीक था। लेकिन मेरे लिए ऑफलाइन ही बेहतर है, जो मेरा अपना खुद पॉइंट है। जी, जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारे श्रोता और हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको अगर इंटरेस्ट है, वो कथक सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो किस तरह से प्रिपरेशन के साथ आएँ सो दैट उनको वो ज़्यादा आसानी से समझ में आए। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा एज है, आप स्टिफ हो चुके हैं और आपको उतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं जितना एक छोटा बच्चा ग्रास्प कर लेता है। तो किस तरह की चीज़ें आप घर में खुद अपने ऊपर वर्क करें जिससे आप जल्दी सीख पाएँ? जल्दी तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए, आजकल तो जब से कोविड का आया तो तब से सब अपनी हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं। तो अब क्या है, योगा क्लासेस है, ये सब है, सब लोग अब अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो अगर आप योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए डांस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और उसके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी। साथ ही आप जब ज्वाइन करने वाले तो आप पूरा एक फोकस लेके चलिए कि हाँ, मुझे इस पूरा फोकस 1 घंटे चाहे 2 घंटे मुझे इसी विधा में लगाना है। तो बहुत जल्दी
आप धीरे धीरे और अदर एक्टिविटी, मेरे लिए योगा इसके लिए बेस्ट मैं मानती हूँ, तो वो कर, और आप कॉन्सेंट्रेट रखें कि हाँ 1 घंटा मुझे सीखना है और उसी समय मुझे सिर्फ कथक सीखना है या मुझे अन्य विधा सीखनी है, तो इस तरीके से आप सीख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू मलखानी जी, आप आई हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जय